All right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. आज के सेशन के अंदर हम लोग जून 2024 अटेम्प्ट का एक और CRQ देखने जा रहे हैं, यानी एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं ये प्रीडोमिनेंटली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर मुश्तमिल है, यानी इसके अंदर बिजनेस फाइनेंस का एरिया टेस्ट हुआ है। हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर अपना सेंस लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सही होगा। जब हम ये पास्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर ये करना है कि हम अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज इफ़ वी रन आउट ऑफ टाइम, आई इट इज़ ऑब्वियसली अग्रीड कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत सारी बातें आपको समझा समझा के सवाल सॉल्व करवाना होता है, तो कभी कभार ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन स्टिल द मोर टाइम वी कैन सेव द बेटर वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रियल एग्जाम। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। अच्छा, ये ओवरऑल जो सवाल आप देख रहे हैं, ये ओवरऑल सवाल जो है ये टोटल है 20 मार्क्स का, और ये मल्टीपल पार्ट्स के अंदर टूटा हुआ है। इसके अंदर एक ए रिक्वायरमेंट है, एक बी रिक्वायरमेंट है, एक सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ए रिक्वायरमेंट के ऊपर देखें तो ए रिक्वायरमेंट की भी फर्दर सब थ्री रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब थ्री रिक्वायरमेंट्स मैं आपके साथ चल के पढ़ता हूँ। ये टोटल 11 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसको चल के पढ़ते हैं, लेकिन जरा सा पहले ऊपर से सिनेरियो पढ़ लेते हैं ताकि रिक्वायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। क्लियर? तो प्लीज जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको अटेम्प्ट करेंगे। एग्जामिनर कहता है, जरा देखिएगा, Gamgi company is a large listed company which has a diverse range of operations. Current information about Gamgi company is as follows. अब आपको कुछ करंट डेटा दिया हुआ। एग्जामिनर कह रहे करंट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो फोरकास्ट है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अभी साल खत्म नहीं हुआ है लेकिन बस होने ही वाला है। अभी बुक्स क्लोज नहीं हुई हैं लेकिन कुछ नंबर्स आपके सामने आ गए हैं। आपकी जो करंट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे PBIT है आपके पास, वो है आपके पास $177 million का इस साल का। एग्जामिनर कह रहा है कि आपने एक डेट लिया हुआ है $450 million का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है 6% का, बैंक लोन है ये। फिर आपके इक्विटी की बात करें तो आपने नंबर ऑफ शेयर जो कि इशू किए हुए हैं मार्केट के अंदर, ये 800 मिलियन शेयर्स आपने मार्केट के अंदर इशू किए हुए। आपका कॉर्पोरेट रेट टैक्स जो है वो 20% का है। जो आपका करंट अर्निंग्स पर शेयर है, अर्निंग्स पर शेयर का मतलब पता है ना, PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये जो आपका PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि 800 मिलियन शेयर्स हैं, आपका EPS निकल कर आता है 0.15 का। इंटरेस्ट कवर एग्जामिनर ने अभी का आपका कैलकुलेट करके दिया हुआ है जो कि 6.6 टाइम्स का है। 6.6 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर एक बड़ा डिसेंट इंटरेस्ट कवर है। आप कहीं से भी इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा इंटरेस्ट कवर है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आपके पास 8 टाइम्स का है, यानी योर प्राइस इज 8 टाइम्स ऑफ योर अर्निंग्स, विच शोज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट शेयर होल्डर्स इन द मार्केट प्लेस हैव अपॉन यू। 8 दफा का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। एग्जामिनर कह रहा है अगर आप गेयरिंग की बात करें जो कि मेजर की गई है डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, और इक्विटी कैलकुलेट की गई है यूजिंग मार्केट वैल्यूज, तो करंट जो गेयरिंग रेशियो बनता है वो बनता है 32.3% का। क्लियर? ये गेयरिंग स्ट्रक्चर है कंपनी का। एग्जामिनर कह रहा है भाई ग्रोथ इन प्रॉफिट्स हैज डिक्लाइंड इन रीसेंट ईयर्स एंड गैमगी कंपनीज लार्ज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आर इंसिस्टिंग दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्लान। आपकी परफॉर्मेंस अभी पिछले दिनों के अंदर ना कोई खास नहीं रही है, तभी आपके शेयर होल्डर्स आपके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, कोई ना कोई ऐसा काम करके दिखाओ, कोई ना कोई ऐसा काम करके दिखाओ, अपने आप को एक्सपैंड करके दिखाओ कि जिससे तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ एक्सपेंशन प्लान बनाया शेयर होल्डर्स के प्रेशर में आके। कह रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डेवलप्ड अ प्लान व्हिच इन्वॉल्व्स अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग $360 million इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप समझ लें कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो चुका है और सब कुछ करा लेने के बाद ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि $360 million की इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि यू विल बी अर्निंग एन एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ $64.8 million। $360 million लगाएंगे
और सालाना की बेसिस के ऊपर जो हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा होगा वो 64.8 का होगा। यानी अभी हम कमाते हैं 177 मिलियन अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से, एक्सपैंड कर लेंगे तो 64.8 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा हमारे पास। लेकिन इस काम को करने के लिए 360 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर होती है बात? एग्जामिनर कहता है भाई एक्सपेंशन फाइनेंस, अब सवाल ये है कि 360 मिलियन डॉलर आएंगे किधर से? एग्जामिनर कहता है गैमगी कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश रिजर्व्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। इंटरनल सोर्सेज सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस नहीं हो सकती। देयरफॉर टू फाइनेंसिंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। दो ऑप्शंस आपने सोचे। पहला ऑप्शन क्या है? हम इशू कर दें 5% लोन नोट फॉर 10 years एक्सपेक्टेड टू ट्रेड एट नॉमिनल वैल्यू। हम एक 360 मिलियन डॉलर का फाइनेंस चाहिए ना भाई अपने को ये एक्सपेंशन करने के लिए, तो हम 360 मिलियन डॉलर किधर से लेकर आ जाएं? एक लोन नोट के थ्रू लेकर आ जाएं, यानी अपने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट इंक्रीज कर लें। जब ये काम करेंगे तो आपको 5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगले 10 सालों तक। यानी जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था 64.8 मिलियन का, ये तो एडिशनल आएगा ही, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई 5% की फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। इस 360 मिलियन डॉलर के लोन के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। एग्जामिनर कहता है दूसरा ऑप्शन ये है कि वी गो फॉर अ राइट्स इशू ऑफ इक्विटी and this rights issue will be at a discount to 25% to the current share price। अभी जो भी शेयर प्राइस चल रही है, अभी जो भी शेयर प्राइस चल रही है 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। 25% डिस्काउंट दिया जाएगा करंट शेयर प्राइस के ऊपर। ये कंपनी का प्लान है, राइट्स इशू के जरिए अपने आप को फाइनेंस कर लें। तो पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एरिया बन गया ना। या तो लोन नोट्स की तरफ जाएंगे या तो फिर इक्विटी इशू की तरफ जाएंगे। अच्छा, दोनों में से किसके ऊपर जाना चाहिए? दोनों में से किसके ऊपर जाना चाहिए? लॉजिकली स्पीकिंग आपको इन दोनों में से उसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जहां पे ग्रेटर रिटर्न लेसर रिस्क हो, या फिर ऐसे कह लें कि जहां पे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही हो, उसी ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। एग्जामिनर कहता है विच एवर फाइनेंस ऑप्शन इज चोजन द फॉलोइंग आर टू बी अज्यूम्ड। अजम्पशंस दी हैं। The finance will be raised and the investment will be undertaken in time for the project to be operational for the start of next year। क्या मतलब? आप फाइनेंस लेंगे, प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे और उसके फौरन बाद से यानी उसके अगले ही साल से फौरन से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार कुछ यूं है कि झट इन्वेस्टमेंट करा, उधर से रिटर्न आना शुरू। इधर फाइनेंस लिया, इधर इन्वेस्टमेंट की, उधर से रिटर्न आना शुरू। यानी लैग नहीं है, लैग नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस लेने के अंदर और इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और उसका रिटर्न जनरेशन के अंदर लैग नहीं है। ठीक है, ये अजम्पशन। रियल लाइफ में ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं होता। पहले आप फाइनेंस लेते हैं, फिर आपको इन्वेस्टमेंट एक दिन तो नहीं हो सकती, एक अरसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और एक अरसे के ऊपर रिटर्न आता है। सिंप्लिसिटी के लिए एग्जामिनर कह रहे हैं भाई अजम्पशन ले लीजिए, इधर पैसा लिया, उधर पैसा लगाया, उधर पैसा लगाया, इधर पैसा आया। ठीक है। एग्जामिनर कह रहे हैं एज्यूम कर लीजिए द पीई रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड। पीई रेशो जो कि अभी 8 टाइम्स का दिया हुआ है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड इन एनी ऑफ द ऑप्शंस दैट यू टॉक अबाउट। एग्जामिनर कह रहे हैं टू एड इट्स डिसीजन रिगार्डिंग विच फाइनेंस ऑप्शन टू सिलेक्ट, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, इसकी डिसीजन लेने के लिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विशेस टू सी द इम्पैक्ट ऑफ ईच फाइनेंसिंग ऑप्शन ऑन द फॉलोइंग 3 रेशोज। हम डिसाइड करने के लिए कि हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, हम 3 पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हैं। एक, हम देखना चाहेंगे कि किस ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट कवर का क्या होगा। पहला पहला रेशो क्या है बेटा? इंटरेस्ट कवर। दूसरा ये है कि हम देखना चाहेंगे कि अर्निंग्स पर शेयर पे क्या होगा, और तीसरा ये है कि हम देखना चाहेंगे कि गियरिंग रेशियोज के ऊपर क्या होगा। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है पार्ट ए का, पार्ट 1 का, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले कहते हैं कैलकुलेट द अबव 3 रेशियोज फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड बाय द लोन नोट इशू। अगर हम ऑप्शन 1 के अंदर जाते हैं तो ये वाले 3 रेशियोज निकाल के दिखाएं, इंटरेस्ट कवर, ईपीएस और गियरिंग। फिर कहते हैं अगर हम ऑप्शन 2 में जाएं, देखिए कैलकुलेट द अबव 3 रेशियोज फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस बाय द राइट्स इशू ऑफ इक्विटी, ऑप्शन 2। 4-4 मार्क की रिक्वायरमेंट है। कह रहे हैं दोनों ऑप्शंस के अंदर ये वाले ऊपर वाले 3 रेशियोज कैलकुलेट करके दिखाएं
और फिर तीसरे पार्ट के अंदर सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आपसे ये कह रहा है, यूजिंग द कैलकुलेशंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2, ब्रीफली comment on the results and recommend which source of finance Gamgi company's board of directors should choose। एनालिसिस करें और एनालिसिस की बेसिस के ऊपर ये बताएं कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल रहेगा। क्लियर। पार्ट ए के अंदर 11 मार्क्स छुपे हुए हैं और हमने 11 मार्क्स के लिए जवाब देना है, 3 रेशियोज निकालने हैं, ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन 2 के लिए। क्लियर। सब साथ है मेरे, मुझे कंफर्म कर दे सब साथ हैं यहां तक मेरे, कोई प्रॉब्लम की बात अभी तक तो नहीं है, सवाल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओके। शुरू करते हैं। अब देखो मुझे जो है ना, दो ऑप्शंस के ऊपर काम करना है। एक ऑप्शन 1 के ऊपर काम करना है जो कि लोन था, और एक मुझे ऑप्शन 2 के ऊपर काम करना है जो कि राइट्स इशू था। ठीक है, ये दो ऑप्शंस के ऊपर मेरे को काम करना है। अच्छा, इसको इसको करने के लिए एग्जामिनर ने मेरे को करंट डेटा दिया हुआ है। इसको करने के लिए एग्जामिनर ने मेरे को करंट डेटा दिया हुआ है। अच्छा, करंट डेटा है क्या, जरा करंट डेटा को एनालाइज कर लें, क्योंकि करंट डेटा की मदद से ही हमने फ्यूचर डेटा फ्यूचर आंसर्स निकाल लें। करंट डेटा को देखो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब डेटा देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करंट तुम्हारा है वो है 177 मिलियन का। ठीक है। अच्छा, याद रखना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी अप्लाई होता होगा। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पीबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो पीबीआईटी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अप्लाई होगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि हमारे पास डेट लेवल्स हैं $450 मिलियन के, और इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है। यानी 177 मिलियन से माइनस करेंगे 450 मिलियन का 6%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.06 कर लिया। जब ये काम कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना बना, 177 और 27 को नेट किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 150 का। इसमें से जरा चेक करो, कॉरपोरेशन टैक्स रेट था 20% का, तो अगर इसमें से 20% का टैक्स लेस कर दूं इज इक्वल्स टू -150 इंटू 20, तो 30 का टैक्स लेस होता होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता होगा अभी मेरे पास 120। डन। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 120 का। जब आपने ये डेटा बिठा लिया तो जरा सोचो, एग्जामिनर ने 3 रेशोज के ऊपर गुफ्तगू की थी। एक था ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। एक था एग्जामिनर ने कहा था मैं बात करूंगा इंटरेस्ट कवर के ऊपर, और एक एग्जामिनर ने कहा था गेयरिंग के ऊपर बात करूंगा, और गेयरिंग कैलकुलेट होगी डेट डिवाइड बाय डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। अच्छा देखो, ईपीएस अगर मेरे को निकालना है तो ईपीएस निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरे बच्चे, 120 मिलियन का पैट है, पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होता है आपका, ईपीएस। सिंपल, सौ खुशबू बात है। तो आप जरा देखो, पीएटी मेरे पास निकला हुआ है 120 मिलियन का, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स मुझे चाहिए होंगे तभी मेरा ईपीएस निकलेगा। तो एग्जामिनर ने 800 मिलियन के नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लिए होंगे, 120 को डिवाइड किया होगा 800 से, तो इनका ईपीएस आ गया होगा, अर्निंग्स पर शेयर आ गया होगा $0.15 पर शेयर का। देखो यही आ रहा है एग्जामिनर का करंट ईपीएस, यही आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई इसके अंदर, करंट ईपीएस यही है। ओके। इंटरेस्ट कवर एग्जामिनर ने कैसे निकाला होगा, देखो 6.6 टाइम्स का निकाला हुआ है। मैं यहां लिख भी दूं, आंसर जो भी आएगा वो, आंसर जो भी आएगा भाई, कहाँ चला गया भाई, ओए होए, एक सेकंड दीजिए। अरे भाई किधर चला गया, हाँ भाई, हाँ। तो आंसर जो भी आएगा भाई वो कितना आएगा, 6.6 टाइम्स। तो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये क्या होता है बेटा, आपका इंटरेस्ट कवर होता है। मैंने पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट कर लिया, 1 डेसिमल प्लेस तक ले आता हूं तो 6.6 टाइम्स ही आ रहा है, देख लो जरा। ठीक है। गेयरिंग की बात करते हैं, तो गेयरिंग का फॉर्मूला था डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, और इक्विटी की भी चाहिए क्या, मार्केट वैल्यू। तो डेट तो देखो मेरे को पता है 450 मिलियन है, मैं यहाँ पे नीचे आके ना लिख देता हूं अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन देखो। अच्छा ये याद रखना, मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट ए। ठीक है।
अदर इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो एक तो मुझे चाहिए होगा डेट, एक मुझे चाहिए होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो डेट मेरे पास फिलहाल कितने का था, $450 मिलियन का था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करूं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे शेयर प्राइस भी चाहिए होगी। भाई देखो, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे पास हैं $800। सवाल ये है कि मेरी क्या शेयर प्राइस होगी इन 800 मिलियन शेयर्स की कि मैं इनकी मार्केट वैल्यू निकाल लूं। तो कहने से मुझे यहां पे कहीं ना कहीं करंट शेयर प्राइस भी चाहिए होगी। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू कैलकुलेट करंट शेयर प्राइस? कैसे निकालूं भाई करंट शेयर प्राइस? अच्छा, डेटा में देखो, डेटा में कहीं करंट शेयर प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन कैन आई स्टिल कैलकुलेट शेयर प्राइस? बड़ा आसान है, सामने लिखा हुआ है आंसर। कैसे निकालूं? याद है किसी को पीई रेशो का फॉर्मूला? प्राइस टू अर्निंग्स रेशो का फॉर्मूला होता था पीई रेशो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तुम नोट करो, सवाल में मेरे पास पीई रेशो गिवन है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। सवाल में मेरे पास पीई रेशो गिवन है 8 टाइम्स का, ठीक है। सवाल में मेरे पास ईपीएस, जो करंट ईपीएस गिवन है, वो करंट ईपीएस गिवन है 0.15 का। पीई रेशो बजाते खुद निकाला जाता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अगर मैं जरा सी फॉर्मूला की रीअरेंजमेंट करूं, ईपीएस डिनोमिनेटर में था, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से उठा के अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले जाऊं, तो कहना इससे बड़े आराम से फॉर्मूला बन जाएगा, पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। हाँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई, कोई मसला तो नहीं है। तो करंट शेयर प्राइस शुड बी 8 इंटू 0.15 विच इज 1.2। तो अगर मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो मैं करंट शेयर प्राइस उठाऊंगा 1.2 की, मल्टीप्लाई बाय 800 मिलियन शेयर से कर दूंगा। तो मेरे बच्चों जरा मुझे बता देना, थोड़ा सा और नीचे पेस्ट कर देता हूं, मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कितना आ जाएगा, 1410। अब गेयरिंग कैसे निकालोगे बच्चों, जरा मुझे बताना। गेयरिंग, डेट 450 डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, जिसके अंदर इक्विटी की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, वो मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बनती है, 1410। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो कहने से मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 32% आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 32% आ रहा है। एग्जामिनर का आंसर आया है 32.3%, एग्जामिनर ने निकाला हुआ है ऑलरेडी, उसने निकाला है 32.3%। मैं खुद से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं तो 32% आ रहा है, माइनर सा डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ के मोस्ट लाइकली डिफरेंस होंगे, इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सर, क्या ये मुझे करंट का कॉलम बनाने की जरूरत थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं अगर आपकी जगह एग्जाम के अंदर होता तो ये करंट का कॉलम अगर चाहता तो बना लेता। उससे मेरे को क्या होता कि मेरे कॉन्सेप्ट सब सारे क्लियर हो जाते कि एग्जामिनर ने ऐसे कैलकुलेट किया होगा। मुझे बताओ, सब लोग मेरे साथ हो? ये बनाते कॉलम या ना बनाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो शायद मैंने इसलिए ये कॉलम लाजिम तौर के ऊपर बना लिया। मुझे बताएं, सब लोगों के लिए क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई इसके अंदर? सब साथ हैं? डन। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे करंट वाली चीज तो करनी ही नहीं थी। असल तो मुझे करना क्या था, लोन वन, सॉरी ऑप्शन वन और ऑप्शन टू के अंदर ये तीन रेशोज एग्जामिनर को निकाल के दिखाने थे 4-4 मार्क के लिए। लेकिन अब ये तीन रेशोज निकालने के लिए मेरे को थोड़ी सी वर्किंग भी तो करनी पड़ेगी, रिवाइज्ड। क्योंकि जो आपने ये तीन रेशोज निकालने हैं मेरे दोस्तों, ये नेक्स्ट ईयर के रेशोज निकालने हैं आफ्टर द इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन, आफ्टर द इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन। देखो मेरे दोस्तों, आज तुम लोग कमाते हो $177 मिलियन, लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट कर लोगे, हाँ वो डेट फाइनेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो जरा लॉजिकली सोचो, तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद $64.8 मिलियन से बढ़ जाना चाहिए था। तो 177 में ऐड हो जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएगा 64.8 मिलियन, ये आ गया 241.8 मिलियन। 241.8 मिलियन का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होगा अगले साल का। लेकिन सवाल ये है कि लोन लिया अगर मैंने, तो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी।
देखो 27 मिलियन की इंटरेस्ट कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, वो मेरे पुराने वाले $450 मिलियन के लोन के ऊपर है। लेकिन कहने से इसके अंदर मजीद ऐड हो जाएगी ये जो $360 मिलियन का मैंने लोन नोट इशू किया होगा, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कहने से इज इक्वल्स टू करंट 27, इसके अंदर मिला रहा हूं 360 का 0.05। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? 45 का इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा। नेट कर लूं तो मेरा पीबीटी बनेगा लोन लेने के बाद 196.8 का। ऑल गुड, डन। टैक्स रेट कितना होगा? 20%। तो पीबीटी का 0.2% निकाल लीजिए, यह आ गया 39.4। ठीक है, नेट कर लेते हैं दोनों नंबर्स को, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाना चाहिए 157.4 का। 157.4 का। नोट नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 के केस के अंदर, लोन के केस के अंदर मैंने लोन लिया था $360 मिलियन रेस करने के लिए, यानी मेरे शेयर कैपिटल ऑल्टर नहीं हुआ होगा। इसका मतलब अभी भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 800 मिलियन ही होंगे। मेरे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 800 मिलियन ही रहेंगे। तो क्या मैं बड़े आसानी से अर्निंग्स पर शेयर, अगले साल का अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट कर सकता हूं? पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि है नहीं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मेरा नया ईपीएस होगा, मेरा नया ईपीएस होगा 0.20। मुझे बताओ बात समझ में आती है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट मेरे को निकालना होगा इंटरेस्ट कवर। अच्छा जरा जल्दी से सब लोग बताओ, इंटरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए इस केस के अंदर या गिरना चाहिए? ऑप्शन 1 में इंटरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए? मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, बाकी तो देख लेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली। लोन लिया है तो लोन बढ़ गया होगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा। अगर इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा तो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट कवर गिर सकता है। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट कवर गिर सकता है। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पे दिस इंटरेस्ट इन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी? ये इंटरेस्ट कवर गिर सकता है, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट करूंगा, पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी, मेरे पास आ जाएगा जी 5.4 का इंटरेस्ट कवर। मेरे को बताओ क्लियर है? इंटरेस्ट कवर गिरा मेरा, डन। अच्छा जी, अब मेरे को निकालनी है गेयरिंग। गियरिंग का फॉर्मूला याद है ना? डेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और मार्केट वैल्यू के लिए मार्केट की शेयर प्राइस होना लाजिम व मजलूम है, ठीक है ना? सबसे पहले मैं बात करता हूं डेट की। कैन एनीबॉडी टेल मी डेट कितना होगा मेरा? आप बताएं, मैं नहीं, खुद नहीं कर रहा, आप बता दें डेट कितना होगा मेरा। डेट कितना होगा भाई मेरा यहाँ पे? पहले 450 था, अब कितना होगा? 450 प्लस 360, लोन नोट मिला लिया? हाँ भाई, 810। फिर इसके अंदर मेरे को शामिल करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मेरे को चाहिए होगी शेयर प्राइस, और वो शेयर प्राइस भी अभी की नहीं चाहिए भाई, अगले साल की शेयर प्राइस चाहिए मेरे को। अगले साल की शेयर प्राइस निकालने के लिए अगले साल का ईपीएस चाहिए होगा, नेक्स्ट ईयर ईपीएस। हाँ, देखो एग्जामिनर ने क्लियर बोला हुआ था द पीई रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड, तो पी रेशो तो 8 ही रहेगा, पी रेशो तो 8 ही रहेगा, पी रेशो तो 8 ही रहेगा। लेकिन अगले साल का ईपीएस कितना होगा ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 0.2। ऑप्शन 1 के केस के अंदर अगले साल का ईपीएस कितना होगा? 0.2। तो क्या मैं बड़े आसानी से नेक्स्ट ईयर की शेयर प्राइस निकाल सकता हूं? 8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, या आ गया भाई 1.57744 वट एवर, या आसान जबान के अंदर 1.6 आ गया भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? अभी तक सारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम लोगों को? भाई क्लियर कर दो मुझे। 1.6 की अगले साल की शेयर प्राइस होगी। ऑल ओके है बेटा, डन। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 800 मल्टीप्लाई बाय 1.6 की शेयर प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 की शेयर प्राइस,
ठीक है, जरा इसको मैं भाई फिगर सही कर दूं, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे, आपको पता है। हाँ भाई, ये बन गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 2070। गेयरिंग कैसे निकलेगी बेटा? गेयरिंग देखो जरा फॉर्मूला, डेट, डेट कितना है भाई? डेट कितना है? डेट 810 का है, डिवाइडेड बाय डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का टोटल बनता है 2070। जरा कैलकुलेट कर लें भाई। 39%, 39% का क्या आ गया बेटा आपके पास? गेयरिंग रेशो आ गया। मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? सब लोग जवाब दे दो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? मैंने ऑप्शन 1 के केस के अंदर ये 3 रेशियोज निकाल लिए, यानी बोले तो मैंने 4 मार्क्स ले लिए। मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके की रिपोर्ट है? डन है जी? आप भी बता दो सरिता, ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? डन। आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज फेयरली कॉमन सेंस। ठीक है बच्चे मेरे, अगर ये बात समझ में आती है ना, तो जरा ऑप्शन 2 करवाएं मुझे, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के अंदर हमने लोन नहीं लिया, हमने राइट इश्यू से इसको फाइनेंस किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा ऑप्शन 2 में? मुझे जरा सब लोग, अब ये नंबर्स आप लोगों ने बताने हैं भाई, हाँ सब कुछ मैं खुद नहीं कर रहा, नंबर्स बताओ जरा, कितना कितना होगा ऑप्शन 2 में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा भाई? पहले प्रॉफिट कितना था? 177 मिलियन का, इसमें ऐड हो जाएगा एडिशनल 64.8 मिलियन, याद है ना? 64.8 मिलियन का एडिशनल प्रॉफिट आना था जब एक्सपेंशन करते, तो 241.8 आ गया। अच्छा चलो, ये तो बता सकते हो, मुझे बताओ ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी? ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी? याद रखना, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने शेयर्स इशू करने हैं आगे चल के। 27 जितनी पहले आती थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन गया भाई? 214.8 का। टैक्स निकालें इज इक्वल्स टू माइनस 214.8 का 0.2। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बेटा मेरे पास? 171.8 का। क्लियर है बेटा? बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डन। मुझे ये बताएं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने होंगे ऑप्शन नंबर 2 में? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने होंगे ऑप्शन नंबर 2 में? कोई बताए जरा मुझे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। फंस गए है भाई? फंस गए ना भाई? देखो, करके दिखा रहा हूं, आप जब ये देख लेना, वर्किंग कर रहा हूं इधर। वर्किंग देखो जरा, सब लोग वर्किंग देखो। देखो भाई, मेरे को फाइनेंस रिक्वायर्ड कितना है? मेरे को फाइनेंस रिक्वायर्ड है 360 मिलियन का, ठीक है ना? जो मेरी करंट शेयर प्राइस चल रही है, जो मेरी करंट शेयर प्राइस चल रही है, याद रखना, लोन 1 नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है। करंट शेयर प्राइस जो मेरी चल रही है बिफोर रेजिंग राइट इशू 1.2 की चल रही है, ठीक है? मैंने मार्केट में ये बोल दिया था, मैंने आपको ऑप्शन नंबर 2 में ये बोला था कि राइट्स इशू करूंगा तो करंट शेयर प्राइस का 20%, 25% डिस्काउंट पे करूंगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट्स इशू की प्राइस कितनी होगी, तो राइट्स इशू की प्राइस 25% डिस्काउंट पे होगी, यानी 1.2 का 0.75 ले लूं, ये मेरी राइट्स इशू प्राइस होगी। मुझे जरा कंफर्म कर दो भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? ये मेरी राइट्स इशू प्राइस होगी। मेरे को फाइनेंस चाहिए 360 मिलियन डॉलर का, और मैं हर शेयर इशू करूंगा 0.9 का। तो कितने शेयर्स मेरे को इशू करने पड़ेंगे 0.9 के हिसाब से कि मैं 360 मिलियन डॉलर रेस कर लूं? हाउ मेनी शेयर्स डू आई इशू एट 0.9 सेंट्स, 0.9 डॉलर्स पर शेयर, टू इंश्योर दैट आई कैन रेज द फाइनेंस ऑफ 360 मिलियन? कितने? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, या आसान जबान में यूं कह लूं, राइट शेयर्स 360 डिवाइड बाय 0.9, मेरे को 400 शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे। मुझे बताएं, सब लोगों को बात समझ में आ रही है?
अगर मैं 400 शेयर्स इशू करूं 0.9 की प्राइस के ऊपर तो मैं 360 का फाइनेंस रेज कर लूंगा। बड़ा कॉमन सेंस है। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.9 करके भी देख लो, 360 आ जाएगा। क्लियर है भाई? सब लोग बता दो भाई, मुझे क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो भाई राइट शेयर्स में 400 नए शेयर्स इशू करूंगा। एग्जिस्टिंगली मेरे पास 800 मिलियन शेयर्स हैं। 400 मिलियन शेयर्स में और इशू करूंगा तो इसका मतलब अब मेरे पास टोटल 1200 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। ईपीएस निकालने का एग्जामिनर ने बोला था पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। 171.8 डिवाइड बाय 1200, 0.14 का ईपीएस हो जाएगा। 0.14 का ईपीएस हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर निकालना है बेटा। पीबीआईटी 241.8 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना आ गया भाई? 8.6%। हाँ, या 9 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर। 9 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर। ऑल ओके। गेयरिंग निकालनी है बेटा। गेयरिंग का फॉर्मूला याद है ना? डेट डिवाइड बाय डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। जरा ऑप्शन 2 में मुझे जल्दी से बताओ डेट कितना होगा। ऑप्शन 2 में जरा मुझे जल्दी से बताओ डेट कितना होगा। ऑप्शन 2 में जल्दी से बताओ डेट कितना होगा। कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस है, अभी तक कोई घबराहट की बात नहीं है। 450 होगा सर, जितना पहले होता था उतना ही होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे को निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स, ये रहा 1200, और मुझे चाहिए होगा रिवाइज्ड शेयर प्राइस, अगले साल की शेयर प्राइस, नेक्स्ट ईयर शेयर प्राइस। तो बेटा पीई रेशो तो अगले साल भी 8 ही रहेगा। एग्जामिनर की अजम्पशन थी द पीई रेशो विल नॉट चेंज। नेक्स्ट ईयर का ईपीएस क्या होगा? अगर मैंने राइट्स इशू लेके काम किया, तो राइट्स इशू लेके काम किया तो मेरा नेक्स्ट ईयर का ईपीएस होगा 0.14 का। यानी शेयर प्राइस होगी 8 इंटू 0.14। मेरी शेयर प्राइस होगी 8 इंटू 0.14। मेरी शेयर प्राइस होगी 1.1 की। ठीक है भाई, सिंगल डेसिमल प्लेस में बात कर रहा हूं, 1.1 की। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? 1.1 का एक शेयर है मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन 2 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1200। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 1375। टोटल हो गया 1825। गेयरिंग रेशियो निकलेगा, जरा देख लो भाई, दोबारा निकाल देता हूं। गेयरिंग रेशियो निकलेगा डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का परसेंटेज। 25% आ गया। मुझे बताओ सब लोगों को बात समझ में आती है? यहां पे आपने तीनों के तीनों रेशोज दो ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट कर लिए, यानी आपके हाथ में 8 मार्क्स, विच इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द क्वेश्चंस मार्क आवेगे। मेरे को बताओ समझ में आ रही है बात? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? डन है? ओके है भाई? सब लोग ओके है ना? एग्जामिनर ने बोला था बच्चे, यूजिंग द कैलकुलेशंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2, ब्रीफली कमेंट ऑन द रिजल्ट्स एंड रिकमेंड विच सोर्स ऑफ फाइनेंस गैमगी कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड चूज। तो भाई जरा कमेंटिंग कर लें इसके ऊपर, ये डेटा के ऊपर कमेंटिंग कर लें। जरा कमेंट्स बना रहा हूं, जरा देखना बात समझ में आती है नहीं आती है। कमेंट्स जरा सुनो। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। इन केस 1, if the company issues new loan notes, the gearing would increase from 32% to 39%. This would increase the financial risk of the of Gamgi company. अभी बात समझ में आ रही है? अगर आपने केस 1 पे गए, तो केस 1 में जब अगर गए तो आपका गेयरिंग रेशो 32 से उठ के कहाँ चला जाएगा? 39 के ऊपर चला जाएगा। तो गेयरिंग रेशो बढ़ रहा है। अगर आपकी गेयरिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क 32 से 39% चला गया, क्या ये सब्सटैंशियल है?
क्या ये इतना बड़ा इंक्रीज है कि जिसकी वजह से आप बोलें कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क इतना बढ़ गया कि यार ये तो कंट्रोल से ही बाहर हो गया? सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क क्या है? एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पता लगती है इंटरेस्ट कवर से। अब अपना इंटरेस्ट कवर देखें, 6.6 के बजाय अब हो चुका है 5.4, लेकिन अभी भी 5.4 है। यानी इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क आपका बढ़ा, लेकिन सिचुएशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल बिकॉज यू कैन पे द सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट विद इन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एटलीस्ट 5.4 टाइम्स। दिस मे नॉट बी अ बिग कंसर्न फॉर गैमकी कंपनी। हाँ, तो आई कैन राइट, however, this may not be a very big concern for Gamgi company as the interest cover would still be 5.4 times, showing that same level of interest can be paid multiple times, which would be a relief for investors. इतना कोई घबराहट की बात नहीं है। However, अब सवाल ये है कि सर ये 39% ज्यादा है या कम है, ये 5.4 कम है या ठीक है? इस बात का ताल्लुक इस बात से भी पता लग सकता था, यहाँ पे आप कमेंट के अंदर लिख सकते थे कि however, if this was comparable with industry averages, then it would be more meaningful analysis. Make sense? Earnings per share also increases in option 1. ठीक है। अच्छा, हमने ऑप्शन केस 1 को अभी तक खंगाला है। केस नंबर 2 पे भी कमेंट्स लिख दें। केस नंबर 2 पे कमेंट्स क्या लिखूं? इन केस नंबर 2, although the gearing would decrease to 25% and the interest cover would increase by to 9 times, still EPS falls due to increase in number of shares. A more meaningful analysis can be as follows with respect to shareholders wealth maximization. देखो, केस नंबर 2 के अंदर हमने डेट रेज नहीं किया, हमने इक्विटी रेज की। जाहिर सी बात है, अगर हमने डेट रेज नहीं किया, हमने इक्विटी रेज की, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी रेज करने की वजह से गियरिंग तो गिरना ही था। अच्छा, आप बोलेंगे सर ईपीएस तो गिर गया। सर गियरिंग छोड़ें, गियरिंग तो बेहतर हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका अर्निंग्स पर शेयर तो डिक्रीज हो गया। लेकिन यार ये बात तो आपको पहले दिन से पता है, आपने मेरे साथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर पढ़ा हुआ है। जब भी राइट इशू किया जाता है तो ईपीएस टेंड्स टू फॉल, लेकिन ईपीएस गिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि शेयर होल्डर की वेल्थ भी गिर गई है, बिकॉज ही वुड बी कॉम्पनसेटेड थ्रू एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें कुछ छोटी मोटी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं केस 1 यानी ऑप्शन 1, और यहां लिख देता हूं ऑप्शन 2। ठीक है। दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखें, दोनों केसेस के अंदर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑप्शन 1 वाले केस के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 800, ऑप्शन 2 वाले केस के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1200। दोनों केसेस के अंदर अगर आप करंट शेयर प्राइस देखें, यानी जो भी नेक्स्ट ईयर की शेयर प्राइस होगी, तो ऑप्शन 2 के अंदर शेयर प्राइस, सॉरी, ऑप्शन 1 के अंदर आपकी शेयर प्राइस हो जाएगी 1.6, ऑप्शन 2 के अंदर आपकी शेयर प्राइस तो कम होगी, 1.1 हो जाएगी, लेकिन यार दिस विल बी कॉम्पनसेटेड थ्रू एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ कितनी होगी?
शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी होगी? 800 इंटू 1.6, 1259। ठीक है, यही फॉर्मूला बराबर में पेस्ट कर दूं तो 1375। अच्छा, करंट सिचुएशन जरा देखो कितनी है। करंट सिचुएशन ये थी कि अभी 800 मिलियन शेयर्स हैं, आपकी करंट प्राइस बनती थी 1.2 की, तो आज शेयर होल्डर की वेल्थ होनी थी 960 की। जरा मेरी बात सब लोग समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? आज आपके शेयर होल्डर की यानी टोटल शेयर होल्डर वेल्थ बननी थी 960 की। अगर आप ऑप्शन 1 के अंदर जाते हैं तो आपकी शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज होगी 1260 माइनस 960, आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी 300 मिलियन से। इंक्रीज इन वेल्थ होगा 300 मिलियन से। अगर आप ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं, अगर आप ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं तो आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी इंक्रीज होगी? 1375 माइनस 960। आप बोलेंगे सर 415 से इनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। पहले मुझे बताओ सब लोग यहां तक पहुंचते हो मेरे साथ? मैंने निकाला क्या? ऑप्शन 1 के अंदर देखो, ईपीएस तो गिरना ही था ऑप्शन 2 के अंदर क्योंकि नए शेयर्स इशू हुए थे। हमने जवाब ये बनाया कि भाई बेशक नए शेयर्स इशू, बेशक ईपीएस गिर गया लेकिन नए शेयर्स भी तो इशू हुए होंगे। कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन 1 के अंदर आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी है पहले से 300। ऑप्शन नंबर 2 में आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी बढ़ी है? 415। अच्छा जरा सब लोग बताना, अच्छा सब लोग जवाब देना भाई, आपकी नजर में कौन सा ऑप्शन बेहतर नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? भाई देखो अल्टीमेटली वही सोर्स ऑफ फाइनेंस हम चूज करेंगे ना जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो है शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन बेहतर है? सब लोग बताओ जरा, बताओ ना, सब लोग बताओ ना। सब लोग कह रहे हैं सर बड़े कॉमन सेंस की बातें पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, सर ऑप्शन 2 बेहतर है। नहीं भाई, ऑप्शन 2 आपने सही से खंगाला ही नहीं। 1375 माइनस 960 किया आपने, बोला शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ गई है 415 से। लेकिन भाई ये 415 से जो वेल्थ बढ़ी है इसमें 360 मिलियन डॉलर का फाइनेंस तो आपके शेयर होल्डर ने ही आपको दिया था। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? भाई ये जो 960 से 1375 चले गए, 415 बढ़ गए, इसमें से 360 तो शेयर होल्डर ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किया, तो वहां से 360 उसकी जेब से निकला, 415 उसकी जेब में अगले साल आ जाएगा। तो नेट देखा जाए तो शेयर होल्डर को तो सिर्फ 55 का फायदा हुआ है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? तभी तो लोग कहते हैं ना, दूसरे के पैसे के ऊपर काम करने में शेयर होल्डर का फायदा होता है। दूसरे के पैसे पे काम करने से शेयर होल्डर का फायदा होता है, बशर्त ये है कि गियरिंग लेवल्स कंट्रोल में हो, बशर्त ये है कि हाई गियरिंग का कोई कोई कॉस्ट ना आ रही हो, बशर्त ये है कि आपका बैंकरप्सी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क ना सामने आ जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? राहिल बताइए, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑप्शन 2 में आपको लग रहा था सर 415 का इंक्रीज है, ऑप्शन 2 बेहतर है भाई। अरे भाई ऑप्शन 2 बेहतर नहीं है। 415 में से 360 तो उसने अपनी जेब से दिए हैं आपको, तो टेक्निकली तो उसकी जेब में सिर्फ 55 की एडिशन हुई है, 415 की एडिशन थोड़ी हुई है। हाँ, तो टेक्निकली सोचा जाए तो उसकी वेल्थ किधर इंक्रीज हो रही है ऑप्शन 1 के अंदर, तो मैं यहां पे बड़े आसानी से कंक्लूड कर सकता हूं, देयर फॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑप्शन 1 will maximize shareholders wealth given the increase in financial gearing। हाँ ये बात जरूर लिख दो, ऑप्शन 1 सबसे बेहतर है लेकिन इसकी वजह से फाइनेंशियल गियरिंग जरूर बढ़ जाएगी। और एक और पॉइंट अगर आपके लिखने का दिल चाह रहा हो, वैसे तो 3 मार्क की रिक्वायरमेंट है, इतना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने का दिल चाह रहा हो तो फर्दर मोर, इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज इट्स राइट देन his or her shareholding will get diluted। shareholding, और ऐसे लिख देता हूं स्लैश कंट्रोल विल गेट डाइल्यूटेड। मेक सेंस? राइट इशू का एक इम्पैक्ट होता है, आपको ये सब पता है, हमने ऑलरेडी अपनी सेशंस के अंदर पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? सब लोग मुझे बता दो बात समझ में आ रही है?
तो ये होना चाहिए कुछ लगभग 3 मार्क का आंसर, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब मैंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, इसके अंदर कॉमन सेंस की चीजें की हैं बस। तो एफएम का पेपर के अंदर ना कॉमन सेंस की बहुत जरूरत होती है। आप रट्टे मार के चले जाओ, फॉर्मेट रट के चले जाओ, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है एग्जाम में बैठ के ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे ना तो 60-70% हमेशा करेक्ट ही होगे, बिकॉज कॉमन सेंस है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एरर वगैरह हो जाएगा, उसके एग्जामिनर 10-15% मार्क काट लेगा, 85 तो फिर भी लेके आ जाओगे। ठीक है ना, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। ओके, सब ओके है भाई, मुझे कंफर्म कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी भी करना है सवाल में। ओके है, सब लोग बता दो भाई। डन, आ जाए जरा, पार्ट बी पढ़ते हैं। एग्जामिनर कह रहे डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हाई लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग। बी बताइए जरा, प्रॉब्लम्स विद हाई लेवल ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग। अच्छा देखो, मैं तो लिखूंगा अभी पॉइंट्स के अंदर, आपको चाहिए कि आप पैराग्राफ बना के लिखें। ठीक है, मैं आसानी के लिए अपनी अभी तो पॉइंट्स में लिख दूंगा बातें, लेकिन आपको पैराग्राफ बना बना के लिखना चाहिए, चाहे आप छोटे छोटे अलग अलग पैराग्राफ बना दें। मुझे जरा कुछ पॉइंटर्स बताइए, हाई लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाई फाइनेंशियल गियरिंग, आप लिखते चले जाओ, हाँ आप लिखते चले जाओ, मैं वहीं से सेंटेंस बना लूंगा। हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल इंक्रीज द फाइनेंशियल risk of the entity, that is company becomes more exposed to variability in profits। जरा से प्रॉफिट्स ऊंचे नीचे हुए तो इंटरेस्ट कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, आपको देने ही देने पड़ेंगे, एकदम से आपका अर्निंग्स पे शेयर बैठ जाएगा, एकदम से आप लॉस के अंदर जा सकते हैं। जरा सा कोई टर्मोल आया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाती है फौरन से। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड्स फिक्स नहीं होते, इंटरेस्ट फिक्स होते हैं। और कोई पॉइंट बताएं। हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल ऑल्सो ट्रिगर हायर रिटर्न डिमांड। देखो अभी ये बिजनेस फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस बढ़ा हुआ है, यहाँ पढ़ा हुआ है सबने। जितना गियरिंग लेवल बढ़ाते चले जाओगे, तो गियरिंग लेवल बढ़ाने की वजह से जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है, जो शेयर होल्डर की तुम्हारे से रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, वो भी तो बढ़ती चली जाएगी भाई। हाई फाइनेंशियल गियरिंग विल ऑल्सो ट्रिगर हायर रिटर्न डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, हेंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्रीज। एक पॉइंट और बताओ जरा, और बताओ। एक जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, हाई लेवल्स ऑफ डेट में ट्रिगर एप्लीकेशन ऑफ कोवेनेंट्स। देखो जब तुम्हारा गियरिंग लेवल हाई होगा ना, तो तुम्हें जो भी लोन देने आया करेगा हमेशा तुम्हारे पर कोवेनेंट्स लगाया करेगा। कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया करेगा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों कोवेनेंट्स लगा सकता है। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, फलाना नहीं करना, ढिमकाना नहीं करना, ये तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को हिंडर कर देती है। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ डेट मे ट्रिगर एप्लीकेशन ऑफ कोवेनेंट्स बाय डेट प्रोवाइडर्स। ठीक है, और बताएं। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, हाई लेवल्स ऑफ गियरिंग क्रिएट लिक्विडिटी रिस्क, और आप ऐसे कह सकते हैं, और रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। हाँ, जितना ज्यादा गियरिंग बढ़ती चली जाती है उतना ज्यादा बैंक्रप्सी रिस्क आपके पास बढ़ता चला जाता है, और लिक्विडिटी रिस्क आता चला जाता है फॉर इन्वेस्टर्स। बात समझ में आती है। कोई और एक पॉइंट अगर आप बताना चाहें भाई, कोई और एक और पॉइंट बताना चाहें। और कोई पॉइंट बताना चाहें। हाई लेवल्स ऑफ गियरिंग may affect the share price because investors would deem investing too risky since the profits would be
फर्स्ट appropriated towards डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग का मतलब होता है फाइनेंसिंग कॉस्ट। शेयर प्राइस रिड्यूस हो सकती है ना हाई लेवल्स ऑफ गियरिंग की वजह से, बिकॉज मार्केट का जो इन्वेस्टर होगा वो आपके शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा ही नहीं, डिमांड डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, तो क्यों डिमांड कम हो जाएगी भाई शेयर की? इसलिए डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इन्वेस्टर ये बोलेगा यार इतनी गेयर्ड कंपनी है, ऐसी कंपनी का शेयर मैं बाय करूं तो ज्यादातर प्रॉफिट तो डेट सर्विसिंग के अंदर चला जाता है। डेट सर्विसिंग बोले तो इंटरेस्ट कॉस्ट को पे करने के अंदर चला जाता है। तो मेरे पास कितना, मेरे लिए कितना बचेगा कि डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस भी इफेक्ट हो सकती है हाई लेवल्स ऑफ गियरिंग की वजह से। ठीक है, अब ये 5 मार्क की रिक्वायरमेंट थी, 5 मार्क के लिए मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दिए। एग्जाम के अंदर ना ये 5 पॉइंट कोई याद करने वाली चीज नहीं होते। अगर आपने पढ़ा अच्छा है ना, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले बार बार नोट्स रिवाइज करके जा रहे हो ना, रिवाइज करने का मतलब ये है कि बस पढ़ के चले जाओ। लास्ट के दिनों में ना पढ़ो 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 पढ़ो, बार बार पढ़ो। उससे होगा क्या कि तुम्हारे दिमाग में ना एक ऑप्शन आ रहे होंगे, तुम्हें वहां बैठ के क्या करना होगा, बस लिखना है, कोई भी पॉइंट लिख दो। अब ये फाइनेंशियल गियरिंग ज्यादा होने का क्या रिस्क हो सकता है? अब इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ये अभी तक आपके लिए कॉमन सेंस हो जाना चाहिए जब आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़ लिया। मेरे ख्याल से ये मार्क्स अचीव करना कोई खास बड़ी बात नहीं है, दिस इज इंटायरली कंट्रोलेबल। ठीक है, सी पार्ट करते हैं भाई जरा। सी पार्ट क्या है? कहते हैं इन अ रीसेंट बोर्ड मीटिंग द यूज ऑफ इस्लामिक फाइनेंस वाज मेंशन्ड as being another possible financing source, as the nature of the project and all of the Gamki company's activities are eligible under Islamic finance principles। कह रहे हैं भाई हम दीन के ऊपर आना चाहते हैं, इस्लामिक फाइनेंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं। कहते हैं द बोर्ड विशेस टू कंसिडर द यूज ऑफ इस्लामिक फाइनेंस बट a condition the board has agreed is that any Islamic financing arrangement should be similar to traditional debt with no profit sharing or management involvement from the investor या इस्लामिक बैंक। पे देखें, आपने 5 टाइप की इस्लामिक प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, मुदारबा, मुशारका, मुराबहा, इजारा, सुकुक। 5 टाइप की प्रोडक्ट्स आपने इस्लामिक पढ़ी हैं। एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना ये है कि तुम लोग इस्लामिक फाइनेंस की तरफ चले जाओ क्योंकि तुम एक एलिजिबल एंटिटी हो, लेकिन जब जाओ इस्लामिक फाइनेंस की किसी भी प्रोडक्ट की तरफ तो कोई ऐसी प्रोडक्ट लेना जो कि जस्ट लाइक डेट हो। जो कि जस्ट लाइक डेट हो, डेट से मुराद उनकी ये है कि पहली बात हम उनको वेरिएबल रिटर्न्स नहीं देंगे, पहली बात हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देंगे, हम उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे किया करेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि किसी भी ऐसी अरेंजमेंट के अंदर एंटर हो कि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ना हो। चुपचाप पीछे बैठे, रिस्क ले हमारे अंदर, रिटर्न देंगे हम उसको जो प्री अग्रीड रिटर्न है बस वही देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। देखो, मुदारबा हो या मुशारका हो, मुशारका तो है ही शराकतदारी ना, पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। मुदारबा इज लाइक अ कंपनी अग्रीमेंट। मुशारका में और मुदारबा में दोनों के अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। मुशारका और मुदारबा के अंदर दोनों के अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और प्रॉफिट का शेयर पे किया जाता है। जो भी एंटिटी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका शेयर पे किया जाता है, दोनों केसेस के अंदर जो भी प्री एग्रीड रेशो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुदारबा भी आपके पास से एज एन ऑप्शन निकल गया, मुशारका भी आपके पास एज एन ऑप्शन निकल गया। जस्ट लाइक डेट तो 3 चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सबसे कॉमन चीज क्या हो सकती है आपके पास? सुकुक बॉन्ड्स। याद है सुकुक बॉन्ड्स? क्या मतलब? सुकुक बॉन्ड, सुकुक्स आर जस्ट लाइक बॉन्ड्स। हाउएवर अंडर सुकुक, अभी देखो ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए। हाँ, ये मैं लिख रहा हूं लेकिन सारी चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, हाउएवर अंडर सुकुक्स द इन्वेस्टर और द इस्लामिक फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट्स, ऐसे लिख देता हूं, इन्वेस्ट्स
or takes partial ownership in an underlying asset, their returns are linked, to the underlying asset, and there is no मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। बताओ बात समझ में आती है? सुकुक्स के बारे में बात समझ में आती है भाई? बताएं, बात समझ में आती है सब लोगों को? भाई फीडबैक दो ना यार, बात समझ में आती है नहीं आती? सुकुक एक ऑप्शन है। सुकुक के अलावा इजारा भी तो यही होता है। इजारा, इजारा। अच्छा अब देखो, अब ये याद नहीं हुआ ना अगर इस्लामिक फाइनेंस, तो ये स्ट्रेट 5 मार्क 4 मार्क मिस है आपसे। थ्योरी है, इसके अंदर कोई जहन लड़ाना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ के जाना था, याद करके जाना था, हो जाता। इजारा इज जस्ट लाइक अ रेंटल अग्रीमेंट वेयर बाय द इस्लामिक institution will lease the required asset to Gamgi company for a predetermined period. The finance provider will earn, या ऐसे कह लेते हैं shall earn, a predetermined profit over this transaction, and there will be no management involvement. It is just like a lease agreement. अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिक सेंस होता ना इजारा, मुदारबा, मुशारका, मुराबा का, सुकुक्स का, तो आप आराम से ये सारी चीजें बना बना के लिख सकते थे। मैं भी याद करके नहीं लिख रहा, कॉमन सेंस जितना याद था इजारा के बारे में वो लिख रहे। एक और चीज जो आप यहाँ पे लिख सकते थे, 4 मार्क की है, आप ऑप्शंस बता सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा है, डिस्कस 2 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक फाइनेंस दैट कुड सेटिस्फाई गैमगी कंपनीज नीड फॉर द प्रोजेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट्स द बोर्ड्स कंडीशन। 2 बतानी थी कोई, लेकिन मैं आपके सामने तीनों लिख देता हूं ताकि आपके लिए ऑप्शन बन जाए। मुराबाहा, मुराबाहा क्या था भाई? मुराबाहा इज जस्ट लाइक ट्रेड क्रेडिट। हेयर द फाइनेंस प्रोवाइडर, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा, will sell the asset to Gamgi company with payments being made in future installments. There will be a pre-agreed profit and there will be no management involvement of the Islamic finance institution। जी भाई बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? जल्दी से बताइए बेटा, बात समझ में आती है? क्लियर है? अब ये देखिए 4 मार्क की रिक्वायरमेंट थी, और 4 मार्क के लिए अगर जरा सा भी सही पढ़ के गए हुए हो ना, तो आंखें बंद करके भी जवाब दे सकते थे। ये CRQ है जून 2024, यानी रीसेंट अटेम्प्ट का, सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट का। सच बताना भाई, सच बताना, ये सवाल डुएबल है या नहीं है? अगर बोलते हो नहीं है तो नहीं है भाई, मान लेते हैं तुम लोग की बात, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये कोई भी कह सकता है कि ये डुएबल नहीं है। बड़े आराम से डुएबल था, बड़े आराम से। बताओ ओके है? आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक, बताइए ओके है?